हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज नेशन। एक बार फिर आप सबका वेलकम करता हूं अपने इस चैनल पे। जैसे कि हमने एमसीक्यू डिस्कस करना स्टार्ट किया था, गवर्नमेंट बजट के 40 तक कर चुके थे। अब हम 40 से आगे करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पहले मैं आपको बता दूं। अगर आप अभी फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैं आप सबको बता दूं कि अगर आपने बेसिकली ये हमारा थंबनेल है, आपने देख लिया होगा अभी। अगर आपने इस चैप्टर के कंप्लीट कंसेप्ट वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाके वीडियो के कंसेप्ट्स को पढ़ो। आप चैप्टर को लाइन बाय लाइन रीड करवाया मैंने, वीके की कंप्लीट बुक, एक भी टॉपिक को छोड़ा नहीं। कंप्लीट कोर्स मैंने कंप्लीट पढ़ाया है आपको चैप्टर को। इसको जाके पहले खत्म कीजिए, फिर आकर के एमसीक्यू लगाइए। डायरेक्ट एमसीक्यू लगाने का कभी बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। आपको हो सकता है 10 मिनट के लिए एक एमसीक्यू याद हो, 10 मिनट के बाद भूल जाओगे आप। लेकिन अगर कंसेप्ट पता है फिर एमसीक्यू करोगे तो वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा आपको। ठीक है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है हम यहाँ पे एमसीक्यू करते हैं। एमसीक्यू को हम टाइमर के साथ लगाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो टाइमर के साथ लगाते हैं। टाइमर आपको मिलता है 30 सेकंड का। 30 सेकंड का आपको टाइमर मिलता है। 30 सेकंड आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। अगर आपसे क्वेश्चन जो भी आपको लगता है आंसर होगा, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड का लगता है आपको ए बी सी आंसर होगा। अगर आंसर मैं 30 सेकंड के बाद आप पेन पेपर साइड रख दोगे, मैं एक्सप्लेन करूंगा। अगर आंसर ए है तो आप उसको ऐसे राइट टिक कर लोगे। अगर गलत है तो उसको क्रॉस करके उसके सामने सही आंसर लिखोगे। और आपको ये देखना है आउट ऑफ 80 आप कितना स्कोर कर रहे हो। अगर आप 70 प्लस स्कोर कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड है। तो आप बहुत अच्छे ट्रैक पे हो। आप आगे जाने के लिए बिल्कुल अगले चैप्टर पे आप जा सकते हो। लेकिन अगर आपके मार्क्स 60s 50s में रह जा रहे हैं तो आपको जरूरत है कंसेप्ट को दोबारा सीखने की। ठीक है। एक बार आपने वीडियो देख लिया, मैं हर बार ही नहीं बोलूंगा कि बार बार वीडियो देखो कंसेप्ट की। आप बुक को भी फॉलो कर सकते हो क्योंकि मैं भी बुक को ही फॉलो करता हूं। ठीक है। तो इतना करने के बाद आपको ये करना है, आपको अपने मार्क्स देखने हैं और मार्क्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दूसरी चीज, आपको अगर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए या फिर मेरे नोट्स चाहिए या फिर पूरी की पूरी बुक चाहिए आपको पीडीएफ के फॉर्म में, तो आप टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो, उस पे सर्च करना है आपको नॉलेज नेशन। आप मेरे टेलीग्राम हैंडल को इसी लोगों के साथ आपको दिख जाएगा। आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आप इसको ज्वाइन कर लो, आपको सारे पीडीएफ सारे नोट्स सब यहीं मिल जाएंगे। बस एक सेकंड का और टाइम लूंगा। इंस्टा, आप इंस्टा पे भी मुझे ज्वाइन कर सकते हो। अब बोलोगे सर दो दो जगह क्यों ज्वाइन करवा रहे हो। ठीक है। बेसिकली मोटिव ये है कि टेलीग्राम पे आपको सारे ही पीडीएफ नोट्स ये सारे मिल जाएंगे, लेकिन इंस्टा पे आपको बहुत जो सरप्राइजेस या फिर कुछ अलग चीजें या करियर अपॉर्चुनिटीज को लेकर के जो डिस्कशन होता है वो सारा आप इंस्टा पे कर सकते हो। यानी कि आप अगर पर्सनल मैटर कहीं आप फंस गए हो कि सर ये टॉपिक नहीं हो रहा है, आप मुझे इंस्टा पे बता सकते हो। आपको कहीं 12th के बाद कुछ सेलेक्ट करना है, कहीं जाना चाहते हो, किसी कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टा पे पूछ सकते हो, आपको सजेशन जरूर मिलेगा। ठीक है। और इंस्टा पे और भी चीजें हैं, सरप्राइजेस मैंने आपके लिए प्लान किए हैं। हालांकि अभी रिवील नहीं करूंगा, लेकिन करेंगे धीरे धीरे चीजों को। ठीक है। तो आप मुझे दोनों जगह ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप इंस्टा पे हैं तो ज्वाइन कीजिए, अगर नहीं हो तो अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। टाइम वेस्ट होता है। ठीक है। अगर आप इंस्टा पे नहीं हो तो कोई बात नहीं, रहने दो। आप सिर्फ टेलीग्राम से अपने नोट्स वोट्स डाउनलोड करो बस। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसको फर्स्ट से तो हमने कर रखा था। एक सेकंड का टाइम दीजिएगा बस मुझे। हम लोग कर चुके थे 40 तक कर चुके थे, 40 के आगे चलते हैं। नहीं कर लिया था 40 तक, 41 पे। चलिए आ जाते हैं हम 41 नंबर क्वेश्चन पे और स्टार्ट करते हैं जैसे कर रहे थे विथ टाइमर। ये रहा आपका टाइमर। चलिए 30 सेकंड आपका। बस बस बस, चलिए पेन पेपर आप साइड रख दीजिए, आइए समझते हैं। आपसे पूछा गया है, पेन का कलर चेंज कर लिया जाए। द टैक्स विच बर्डन कैन बी शिफ्टेड, कौन सा ऐसा टैक्स है इनमें से जिसका बर्डन शिफ्ट कर सकते हैं। यानी आपसे इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में पूछा गया है, डायरेक्ट टैक्स के बारे में। बर्डन शिफ्ट किस में कर सकते हैं।
बर्डन शिफ्ट कर सकते हैं इनडायरेक्ट टैक्स में। रिमेंबर, इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन शिफ्ट हो सकता है, डायरेक्ट टैक्स में बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता है। तो आपको बताना है इन सब में से कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है? हाँ सर बिल्कुल, लेज वाले कुरकुरे वाले हमसे ही तो भरवाते हैं, ठीक है, हम उनको टैक्स पे करते हैं। ठीक है, सेल टैक्स, बिल्कुल, सेल्स जो होता है रेस्टोरेंट में जो खाना खाते हैं वो हमारे बिल के ऊपर एक तो पहले फूड का चार्ज लगाते हैं, उसके ऊपर टैक्स भी लगाते हैं। वैट, बिल्कुल सर, वैल्यू एडेड टैक्स, इसका मतलब ही होता है जो कस्टमर से चार्ज किया जाता है। यानी ये तीनों ऐसे टैक्स हैं जो कि इनडायरेक्ट हैं, इनडायरेक्ट टैक्स हैं, और इसका बर्डन कैन बी शिफ्टेड, बर्डन शिफ्ट हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। डी में लगाइए, आगे बढ़िए। चलिए चलते हैं हम 42 नंबर क्वेश्चन पे आ गए, और ये रहा आपका टाइमर। चलिए, चलिए, टाइम्स अप। अब डिफेंस एक्सपेंसेस, यानी कि डिफेंस में जो पैसे खर्च किए जाते हैं उनके मेंटेनेंस में, या डिफेंस में बहुत पैसा खर्च होता है देश का, उसमें पूछा जाए डिफेंस डिफेंस एक्सपेंडिचर आर एग्जाम्पल ऑफ। डिफेंस एक्सपेंडिचर किसका एग्जाम्पल है? देखिए, कॉन्सेप्ट पे तो नहीं जा पाएंगे अभी, क्योंकि वो एक वीडियो में हो चुका है, ज्यादा लंबा इसको करना नहीं है, इसी के लिए सीधे सीधे आते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ही डिफेंस एक्सपेंडिचर आता है, यानी डिफेंस एक्सपेंडिचर इज एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, होपफुली आपने समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा आपका टाइमर। हाँ, ये क्वेश्चन है। चलिए, टाइम्स अप। देखिए, पहले, या आपको याद होगा पहले, इससे पहले वीडियो में थर्ड या फोर्थ नंबर क्वेश्चन था जिसमें मैंने आपको डिटेल में समझाया था कि क्या होता है इश्यूड और क्या होता है स्पेशल असेसमेंट। ठीक है, राहुल डाइज विदाउट अ लीगल हेयर, यानी उनका कोई कोर्ट केस चल रहा था, लीगल हेयरिंग के बिना वो डेथ कर गए। His property stands transferred to the his property stands transferred to the government. The income under this head will be referred to the, यानी किसी के कोर्ट केस चल रहा था, कोर्ट केस चल रहा था, और वो पर्सन जो है वो डाई कर गया, वो पर्सन मर गया, तो उसकी जो प्रॉपर्टी थी, उसकी जो प्रॉपर्टी थी वो गवर्नमेंट ले लेती है। क्यों? क्योंकि आप कोर्ट की हियरिंग में नहीं जाओगे। जैसे आप देखो, आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, अगर आप हियरिंग में नहीं जाते हो तो सरकार एक टाइम तक, कोर्ट आपको एक टाइम तक तारीख पे तारीख देगी, लेकिन अगर आप उस पे भी प्रेजेंट नहीं होते हो तो वो आपसे क्या करती है, प्रॉपर्टी गवर्नमेंट अंडरटेक में चला जाता है। यानी आप लीगल हियरिंग में नहीं गए हो, या लीगल हियरिंग से पहले मर गए हो, सेम ही केस है, तभी आप नहीं जाओगे, वरना लोग अपनी प्रॉपर्टी कहाँ छोड़ते हैं। ठीक है, तो आप नहीं गए, तो क्या इसको स्पेशल असेसमेंट बोलते हैं क्या? बोलते हैं क्या? ध्यान कीजिए जरा। फोर्थ या फिफ्थ नंबर सॉरी, फोर्थ या फिफ्थ नंबर क्वेश्चन ध्यान कीजिए। इसका आंसर एब्सोल्युटली फॉल्स होना चाहिए। क्यों? इसको तो हम क्या बोलते हैं, इश्चिट बोलते हैं ना, इश्चिट बोलते हैं। स्पेशल असेसमेंट क्या होता है? स्पेशल असेसमेंट, फिर से ध्यान से देखिए, आपकी जो बिल्डिंग्स हैं, आपके घर्स हैं, उसके आगे जैसे ड्रेनेज का या रोड का काम चलता है, तो जैसे पॉश सोसाइटी होती है, बहुत रिच सोसाइटी होती है, तो वहां पे जब डेवलपमेंट का काम हो रहा होता है तो सरकार सबसे कुछ ना कुछ फीस चार्ज कर लेती है। यानी आपके सोसाइटी के पास में सीवर बनाया जा रहा है, या फिर ड्रेनेज सिस्टम बनाया जा रहा है, या फिर कुछ अलग तरह का रोड बनाया जा रहा है, तो उन सब के लिए सभी सोसाइटी वालों से कुछ ना कुछ सरकार गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन करवा लेती है। ठीक है, तो ऐसा कम होता है लेकिन होता है, उसको बोलते हैं हम स्पेशल असेसमेंट। ये जो विदाउट लीगल हेयरिंग जो पर्सन डेथ कर जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इश्चिट। यानी यहां पे बोला स्पेशल असेसमेंट होता है क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं होता, इसी के लिए फॉल्स है। अगर ये इश्चिट लिख के देता तो फिर सही हो जाता। ठीक है, एसेट का मतलब ये होता है बेनामी प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये आ गया 44 नंबर क्वेश्चन, और ये आ गया आपके पास टाइमर। चलिए,
हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। प्यार से इस क्वेश्चन को बिल्कुल सॉल्व कीजिए। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। जिसने 5 सेकंड या 10 सेकंड में कर लिया ना, उनका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। देखिए समझते हैं। बोला है डिसइन्वेस्टमेंट इज अ कैपिटल रिसिप्ट। तो पहले तो मैं आपको आंसर बताता हूं, बिल्कुल ट्रू। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब कैपिटल रिसिप्ट होता है। कैपिटल रिसिप्ट होता क्या है, देखो बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं, बट थोड़ा बताता हूं मैं आपको। कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है? वैसा रिसिप्ट होता है जिसमें एसेट्स एसेट्स डिक्लाइन करते हैं एंड लाइबिलिटी क्रिएट होती है। ये दोनों में से कोई भी एक चीज होना चाहिए। या तो एसेट्स डिक्रीज हो, क्योंकि हम किसी से रिसिप्ट कर रहे हैं, हम किसी से कुछ ले रहे हैं, तो या तो उसके बदले में कुछ देंगे तो हमारा एसेट्स कम होगा, या फिर हमने किसी से कुछ लिया है तो हमारी लाइबिलिटी बनती है कि मैं आपको वापस करूंगा। मान लीजिए आपसे मैंने 100 रुपए लिए हैं, तो आप बोलोगे ना सर आपने मेरे से 100 रुपए लिए, 100 रुपए का कुछ तो दो। तो मैं क्या बोलूंगा, ठीक है आप 100 रुपए का मेरे घर पे बिस्किट रखे हैं, ले जाओ। तो मेरा एसेट्स था बिस्किट, वो कम हो गया। ठीक है, मेरा एसेट्स था बिस्किट, 1 मिनट बेटा। ठीक है, मेरा एसेट्स था बिस्किट, ये मेरा एसेट्स था बिस्किट, वो कम हो गया। या फिर आपने मुझे 100 रुपए दिए, आपने बोलेगा सर वापस कब करोगे, यानी मेरी लाइबिलिटी तो क्रिएट हुई ना आपको देने की। तो ये दोनों में से कोई भी एक चीज होना चाहिए। अब डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? जैसे कि इंडियन रेलवे है, इंडियन रेलवे है, ठीक है, इंडियन रेलवे है। इसका सरकार क्या चाहती है, इसका 100% स्टेक अभी गवर्नमेंट के पास है। सरकार चाहती है कुछ शेयर इसके बेच देने, मानते हैं 30% शेयर बेच देती, तो सरकार का एसेट्स था 100, ये 70 हो गया। सरकार के एसेट्स में रिड्यूस हुआ, 100% स्टेक था, अब 70 रह गया। तो ये एसेट्स था ना उनका, एसेट्स कम हो गया। तो क्या कैपिटल रिसिप्ट होता है? बिल्कुल। कैसे कैपिटल रिसिप्ट में ही बोलता है एसेट्स कम होना चाहिए, एसेट्स कम हो रहा है, यानी ये बात बिल्कुल सही है, ट्रू है। ठीक है, इतना एक्सप्लेन कर दिया, काफी था। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन अलोंग विथ टाइमर। ये क्वेश्चन 3-4 बार हो चुका है और बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन है, तो ये तो आने के चांसेस हैं। चलिए, बहुत टाइम हो गया इसके लिए, तो इतना ही काफी है। 3-4 बार करवा चुका हूँ क्वेश्चन, लेकिन हाँ हर बार अलग अलग तरह से। देख रहे हो एमसीक्यू में क्या होता है ना, क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन भी घुमा दिए जाते हैं। आपको सेम क्वेश्चन दिखेगा लेकिन अलग ऑप्शन के साथ, तो फिर आप फंस जाओगे। इसी के लिए एमसीक्यू टफ बन जाता है। Why gift tax is considered as a paper tax? पेपर टैक्स अभी बताया था मैंने। पेपर टैक्स वो टैक्स होता है जो कि सबसे कम कंट्रीब्यूशन करता है टैक्स में। जैसे अगर हम बात करते हैं इनकम टैक्स की, इनकम टैक्स की बात करते हैं, तो मान लेते हैं ये 70% कॉन्ट्रीब्यूशन करता है। देश में जितना भी टैक्स कलेक्शन होता है उसमें से 70% ये होता है। जीएसटी की बात करते हैं, जीएसटी हमारा क्या करता है, मान लेते हैं 20% कॉन्ट्रीब्यूशन करता है। उसके बाद बात करते हैं एक्साइज ड्यूटी की, एक्साइज ड्यूटी की, वो कर लेता है, मानते हैं 7%। फिर आता है गिफ्ट टैक्स, गिफ्ट टैक्स मान लेते हैं 3% करता है। तो सबसे लीस्ट कौन है? गिफ्ट टैक्स है ना। सबसे लीस्ट कौन है? सबसे लीस्ट क्या है? गिफ्ट टैक्स। तो यही जो सबसे लीस्ट कंट्रीब्यूशन करता है ना, जो सबसे कम कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में करता है, उसको बोलते हैं पेपर टैक्स। यानी गिफ्ट टैक्स ही ऐसा टैक्स है इंडिया में जो सबसे कम कंट्रीब्यूशन करता है इकोनॉमी में, टैक्स स्लैब्स में, टैक्स में। इसी के लिए इसको पेपर टैक्स बोलते हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है व्हाई गिफ्ट टैक्स इज कंसीडर्ड एज ए पेपर टैक्स। गिफ्ट टैक्स को पेपर टैक्स की तरह कंसीडर क्यों किया जाता है? देखिए, इट यील्ड, यील्ड मतलब होता है टू, क्या टू कलेक्ट। ओके, इट यील्ड वेरी लो रेवेन्यू, बहुत कम रेवेन्यू जनरेट करता है गिफ्ट टैक्स, इसी के लिए इसको पेपर टैक्स कहा जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा 46 नंबर क्वेश्चन और ये रहा आपका टाइमर।
चलिए, आपसे पूछा क्या गया है, ध्यान से, आपसे पूछा क्या गया है, देयर आर टू टाइप ऑफ डेफिसिट इन द बजट, गवर्नमेंट बजट। क्या सिर्फ दो तरह के डेफिसिट होते हैं? हमने तो तीन पढ़ा है ना, बजटरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, तीन पढ़ा है। यानी ये तो बिल्कुल गलत है, फॉल्स इज ट्रू। ठीक है, गलत ही फॉल्स ही ट्रू है। ठीक है, फॉल्स ही ट्रू है, ये गीता का एक सार भी है। खैर, उसको हटाते हैं। यानी आपने देखा आपके पास तीन है, क्या क्या है, बजटरी डेफिसिट है, ठीक है, और फिस्कल डेफिसिट है, प्राइमरी डेफिसिट है, और जानते हो इससे भी ज्यादा है, आपके बुक में तीन है बट रियल में इनसे भी ज्यादा है, और तरह के डेफिसिट हो, तो कभी दो तो हो ही नहीं सकते है ना, तो फॉल्स सीधे सीधे लगाइए, आगे बढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये पैटर्न करना मैंने आपको पिछले में सिखाया था, एक मिनट, कौन सा रह गया, चलिए, आपको कोई एक ऑप्शन बताना है। चलिए, आइए देखते हैं, समझते हैं इसको। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम पब्लिक इंटरप्राइजेज, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम पब्लिक इंटरप्राइजेज, यानी ये क्या हो जाएगा, हमारा कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगा। क्या ए के थ्री के साथ कॉम्बिनेशन है क्या? नहीं है, तो ये ऑप्शन तो गया। ठीक है, चलो इसको बैठा देते हैं। आपको ऑप्शन एक ही चूज करना था, मैं सभी का बताऊंगा। ठीक है, ग्रांट फ्रॉम फॉरेन, फॉरेन गवर्नमेंट, यानी कि बाहर के देश से हमने क्या किया है, पैसा बोरो किया है, पैसा हमने लिया है। कौन सा पैसा लिया है, क्या हमें ये वापस नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा, तो ये क्या है, अगेन कैपिटल रिसिप्ट है। यानी कि बी के साथ टू, बी के साथ टू, ये भी गया। ठीक है, यहाँ पे बी था, बी के साथ टू, ये भी गया। ठीक है, अब बात करते हैं कौन सा है, सेल ऑफ पब्लिक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी कि गवर्नमेंट ऑफिस को सेल किया जा रहा है। अगेन ये कैपिटल रिसिप्ट है। क्या सी के साथ थ्री है? बिल्कुल, सी के साथ थ्री है। अच्छा, आपको यहाँ दिख नहीं रहा होगा ना ऑप्शन, आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे सी ऑप्शन है जिसमें है सी इज इक्वल टू थ्री, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे करके दिया है। ठीक है, तो आपको ये वाला सही करना है। ठीक है, ये वाला आपको सही करना है, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ऐसे करना होता है। आपने देखा ए के साथ ये मैच हो रहा है, ये भी कैपिटल रिसिप्ट है, ये भी कैपिटल रिसिप्ट है, ये भी कैपिटल रिसिप्ट है, बट ए के साथ वन का पेयर बनाया हुआ है, यानी ये गलत है। बी के साथ टू का पेयर बनाया हुआ है, यानी ये गलत है। सी के साथ थ्री का पेयर मिल गया हमें, ऑप्शन सही है, आगे बढ़िए। ठीक है, ये मैच द कॉलम में बिल्कुल आ सकता है। देखिए, पहली बार पेपर हो रहा है, किसी को नहीं पता कैसा आने वाला है पेपर, बट आप हर चीज के लिए रेडी रहो। ठीक है, आइए 48 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा 48 नंबर क्वेश्चन, और ये रहा आपका टाइमर। मैं थोड़ा साइड हट जाऊं क्या? चलिए, अच्छा, इसको मैंने आपको करना सिखाया था। ठीक है, इसको मैंने आपको करना सिखाया था। क्या करना है आपने, जरूरी नहीं है कि सबको सॉल्व करो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप सबको चारों को ऐसे, अगर ऑप्शन दे देता है ए बी सी डी करके। अच्छा, अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो देखो मैं इसका लिख दे रहा हूँ, सी में क्या है, सी का मैं लिख दे रहा हूँ थर्ड है, फिर फोर्थ है, सेकंड है, और फर्स्ट है, ये है सी ऑप्शन। डी ऑप्शन यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, देख लेना आप। डी ऑप्शन है फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, ये है आपका ए बी, ए बी सी और डी। देखिए, आपको करना क्या होता है, रिकवरी ऑफ लोन, किसी एक को आप पकड़ लो, किसी एक को आप पकड़ लो। ठीक है, जो आपको आता है, रिकवरी ऑफ लोन को पकड़ लेते हैं। रिकवरी ऑफ लोन होता क्या है, रिकवरी ऑफ लोन होता है हमारा, कहा गया, कैपिटल, ये रहा, सॉरी, कैपिटल रिसिप्ट।
रिकवरी ऑफ लोन क्या होता है? कैपिटल रिसिप्ट। वैसा रिसिप्ट क्या होता है, या तो इसमें एसेट्स में फर्क पड़ता है ना, इसमें एसेट्स लायबिलिटी में इफेक्ट आता है। कंसेप्ट को सीख लीजिएगा, ठीक है। रिकवरी ऑफ लोन क्या होता है? कैपिटल रिसिप्ट। अब देखिए ए में वन, ए का वन के साथ पेयर कहां कहां पे है? इसमें है ए का वन के साथ पेयर, तो ये हो सकता है। डी में है तो ये भी हो सकता है। यानी सी और बी तो कट ही गया आपका, सी और बी तो गया, ठीक है। आपके पास क्या बच गया? आपके पास ए और डी बच गया। अब आइए दूसरे इसमें देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या। अच्छा, हम सेकंड नंबर को अगर सॉल्व कर ले तो भी पता चल जाएगा हमें डिफरेंस। यानी एक किसी और को डिकोड करना और हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, कलेक्शन ऑफ टैक्स, रीपेमेंट ऑफ लोन, इन सब में से कोई भी अगर आपको आता है, कोई भी एक आता है, तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जैसे देखिए, मैं बोलता हूं किसको कर लूं, चलो सभी को कर लेते हैं। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हम किसी चीज का पेमेंट कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्योंकि अगर किसी का इंटरेस्ट पे करते हैं तो उससे ना ही हमारा एसेट्स इंक्रीज होगा, ना ही लाइबिलिटी कम होगा, ठीक है। देखो, अगर आपको ये मेरा बोला हुआ शब्द अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। एक बारी बेटा कंसेप्ट को सीख लो, फिर एमसीक्यू करो, आपको मजा आ जाएगा करने में। मतलब बिल्कुल इमेजिन कर पाओगे कि क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए, ये हो गया, यानी आ गया बी का, किससे आ गया? फोर के साथ। बी का फोर के साथ यहां नहीं है तो ए गया, ये बच गया हमारे पास। डी ऑप्शन, डी वाला सही है। लेकिन आप बाकी सब भी मैच कर लो। कलेक्शन ऑफ टैक्स, कलेक्शन ऑफ टैक्स क्या होता है? रेवेन्यू, रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट याद है, रेवेन्यू रिसिप्ट में ही आता है टैक्स और नॉन टैक्स, टैक्स और नॉन टैक्स करवा रखा है, शुरू से करवा रहा हूं रेवेन्यू रिसिप्ट। और इसका ऑटोमेटिकली ये हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी। आपको अगर एक से दो भी आता है ना तो आप सारे सॉल्व कर जाओगे। और एग्जामिनेशन में ना आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि चारों के चारों मैच करो। आप किसी दो के करो या फिर किसी एक को करो, देखो ऑप्शन में कहां फिट बैठ रहा है, फिट बैठा और निकलो आगे। आपको टाइम सेव करना है। एमसीक्यू बहुत टाइम ले जाता है, दिखता सिर्फ छोटा छोटा है लेकिन बहुत टाइम ले जाता है। आपको टाइम सेव करना आना चाहिए, ठीक है। आ गया। अच्छा, हमारा क्वेश्चन रह गया क्या? एक मिनट बेटा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन और ये रहा आपके पास टाइमर। इतना इजी क्वेश्चन? चलो, ये क्वेश्चन ना मैं पहले भी दो बार ही करवा चुका हूं, ठीक है। सिमिलर नेचर का, सिमिलर नहीं था, थोड़ा सा अलग था, बट हाँ ऐसे ही कुछ था। तो ये मैं आपको देता हूं होमवर्क के लिए। होपफुली आप सब कर लोगे, बहुत इजी है, फॉर्मूले बेस है, कुछ नहीं है। पहले भी हम कर चुके हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, दो तीन क्वेश्चन मैं दूंगा होमवर्क के लिए, सारे मत एक्सपेक्ट कीजिए कि मैं ही कर दूंगा और आप सिर्फ बैठ के देखोगे। करो थोड़ा सा, आप भी करो। चलिए, देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी, गवर्नमेंट बजट, ठीक है। गवर्नमेंट बजट इज ए इंपॉर्टेंट मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। गवर्नमेंट बजट कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, मनी एंड बैंकिंग में समझाया मैंने। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है? बेसिकली गवर्नमेंट बजट जब डेफिसिट में आ जाता है तो उसको, जैसे सरकार डेफिसिट में आ जाती है तो उसको बैलेंस करने के लिए जब करेंसी छापती है, उसके लिए जो पॉलिसीज बनाती है उसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। देख लीजिए, सीख लीजिए। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाता है और रिसिप्ट कम हो जाता है, यानी रिसिप्ट 80 का हुआ है, एक्सपेंडिचर 100 का हुआ है, ये जो 20 रुपए का डेफिसिट यानी कि उधार आ रहा है, इसको बैलेंस करने के लिए सरकार कुछ ना कुछ तो करेगी। तो सरकार क्या करती है? पैसे छाप लेती है। आरबीआई को बोलती है पैसे छापो इतने के।
या तो पैसे छापती है या फिर और भी कहीं से पैसे जनरेट करती है, ओएमओ से पैसे जनरेट करने की कोशिश करती है। तो वैसे पॉलिसीज को मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। तो गवर्नमेंट बजट कहीं से कहीं एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट या टूल कुछ भी नहीं है। तो ये सीधा सीधा फॉल्स है। ये मेरे हिसाब से आप भी कर सकते थे, बिल्कुल भी किसी का कोई टूल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट बजट बिल्कुल भी मतलब लॉजिक भी नहीं बनता है। ठीक है, आप देख पा रहे हो, इसको बैलेंस करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी यूज होता है, इसको बैलेंस करने के लिए। तो ये किसी का इंस्ट्रूमेंट कहां से बनेगा? चलिए, ये आ गया 51 नंबर क्वेश्चन और ये आ गया आपको टाइमर। बहुत अच्छे, आइए। पूरा टाइम दिया है मैंने आपको, जबकि इसमें जरूरत नहीं था। एक्सपेंडिचर ऑन रिलीफ ऑफ अर्थक्वेक विक्टिम। अब ध्यान से देखिए, दो तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं, प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर वो जिसको बजट में मेंशन नहीं किया गया था, नॉन प्लान वो होता है जिसको बजट में मेंशन नहीं किया गया था। ठीक है, नहीं किया गया था। प्लान एक्सपेंडिचर होता है जिसमें हमें, जैसे मैं बोलता हूं बिल्डिंग का मेंटेनेंस, ये क्या है? प्लान एक्सपेंडिचर है। मनरेगा में पैसे डालना, ठीक है, बैंकों को पैसे एडवांस में देना, बैंकों को क्रेडिट क्रिएशन के लिए पैसे प्रोवाइड करना, ये सब प्लान एक्सपेंडिचर होती है। सरकार सोच के चलता है, रेलवे में, जैसे रेलवे में वाईफाई लगवाना है, तो उसके लिए जो एक्सपेंडिचर आएगा 100 200 300 करोड़ जो होते हैं, ये सब प्लान एक्सपेंडिचर होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन प्लान, जो सडनली हो जाते हैं और उसके लिए सरकार को रेडी, जैसे कोविड आया था। कोविड के टाइम पे, दूसरे टाइम पे तो सरकार रेडी थी कि हाँ कोविड आने वाला है, तो उसने क्या किया था, पैसे एलोकेट किए थे कोविड फंड में। ठीक है, लेकिन जब पहली बार कोविड आया तो सरकार रेडी नहीं थी, तब वो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर था। जो भी खर्चा हो रहा था वो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर था। ठीक है, तो यानी क्या कह रहा है, अर्थक्वेक क्या, अर्थ एक्सपेंडिचर ऑन रिलीफ ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या बता के आता है क्या? ओएमजी मूवी देखा है आपने, ओएमजी? इसमें क्या होता है, भगवान ने पूरा अर्थक्वेक आया और उसकी दुकान ढह जाती है, तो वो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर था। खैर मैं मूवी पे नहीं जाता, ये नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है क्योंकि अर्थक्वेक बता के नहीं आता है। ठीक है, चलिए, ये आ जाता है 50। टाइम दो क्या, अभी मैंने सिमिलर एग्जाम्पल लिया था और सिमिलर क्वेश्चन भी आ गया। चलिए, 15 सेकंड का टाइम देता हूँ। बहुत ज्यादा टाइम हो गया। चलिए, करें, रेडी, पेन पेपर साइड। Expenditure on the maintenance of hospital by government already constructed somewhere ago, some time ago is the part of। सरकारी हॉस्पिटल था। ठीक है, सरकारी हॉस्पिटल होता है ना, ऐसे ही कुछ होता है सरकारी हॉस्पिटल। इसको क्या किया गया, इसको बहुत पहले बनाया गया था, इस पे मेंटेनेंस में खर्चा किया गया है। अब बताइए, सरकारी दफ्तरों को मेंटेन, सरकारी अस्पतालों को मेंटेन करने के लिए जो पैसे एलोकेट किए जाते हैं, ये प्लान होता है या नॉन प्लान होता है? आप भी सोच सकते हो, ये मेंटेनेंस का खर्चा है तो ये प्लान ही होता है। ठीक है, आप सोसाइटी में रहते हो, आपके जो सोसाइटी का खर्चा जाता है, मेंटेनेंस का खर्चा जाता है, वो प्लान है। उनको पता है कि हर महीने के एंड में इतना पैसा जाना जाना है, तो ये प्लान एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, आपकी ट्यूशन की फीस क्या है? प्लान एक्सपेंडिचर है, वो आपके मेंटेनेंस की चीज है। ठीक है, आपको मेंटेन रखता है, आपको बुद्धि देता है, आपको एजुकेशन देता है। ठीक है, तो वो एक प्लान एक्सपेंडिचर है। ठीक है, बहुत अच्छा था, मतलब आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, बिल्कुल एक्सपेक्टेड है, आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए 53 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और ये रहा आपके पास टाइमर। अच्छा, यहाँ पे एंड है, डी है, ठीक है, देख लीजिए। चलिए, 1-2 सेकंड एक्स्ट्रा दे दिया मैंने। आप चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन बिलो, इसमें से आपको इनकरेक्ट निकालना है।
ठीक है, इनकरेक्ट, हाँ गुड। गवर्नमेंट बजट इज अ एनुअल स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट फॉर करंट ईयर। चलिए पढ़ लेते हैं, पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट इज प्रिपेयर एट द ऑल लेवल ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट थ्रू आउट द बजट ट्राइज टू मिनिमाइज इनकम क्वालिटी, गुड। ये किया जाता है। फिस्कल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट इंक्लूड टैक्सेस एक्सपेंडिचर पॉलिसी, ओके ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। गवर्नमेंट बजट इज एनुअल रिसिप्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट फॉर करंट फिस्कल ईयर, फॉर करंट फिस्कल ईयर, नहीं नहीं नहीं, करंट फिस्कल ईयर कहां से होगा? ए 50 इनकरेक्ट स्टेट, हाँ ए, इतना भी क्या टाइम ले रहा हूं मैं, मतलब ये तीनों सही हैं, ये तीनों सही हैं, यही इनकरेक्ट है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है करंट फिस्कल ईयर। बट जानते हैं मुझे ये भी कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है बी नंबर। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट बजट पास करता है, हर लेवल पे तो नहीं होता है, हर लेवल पे तो नहीं होता है। जो स्टेट को एलोकेट किए जाते हैं वो डिफरेंट मैटर है, इसमें तो नहीं आना चाहिए था। ये क्वेश्चन ए और बी में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है मुझे, ठीक है। आप बताइए आपका क्या आंसर है और आपके क्या थॉट्स हैं, हो सकता है कहीं आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो, लेकिन यहाँ पे मुझे कॉन्ट्राडिक्ट लग रहा है कि ए और बी में कुछ ना कुछ हो सकता है, ये दोनों ही मुझे इनकरेक्ट लग रहे हैं। और करंट फिस्कल ईयर लिखा है तो उसके लिए मुझे चांस लगता है कहीं ये सही ना हो जाए, ठीक है। खैर चलिए, इतना इतना नहीं सोचते हैं। अगर ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है, आपको पता होगा सीबीएसई कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हो। थोड़ा भी कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा होगा तो आपको शायद पता ना चले, बट टीचर्स को बहुत अच्छे से पता चल जाता है, यानी हमें बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। अगर आपके पेपर में एक भी क्वेश्चन गलत आ गया ना, एक भी ऑप्शन ऐसा आ गया जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हो एक दूसरे को, यानी आंसर इधर से उधर हो सकता है, आप चाहे आवाज उठाओ ना उठाओ, हम जरूर आवाज उठाते हैं। ऐसा पहले भी हो चुका है, आवाज उठाते हैं और आपको फ्री के मार्क्स मिलते हैं। तो अगर ऐसा कुछ आएगा क्वेश्चन जहां कॉन्ट्राडिक्ट करेगा तो हम खड़े रहेंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर नहीं बन सकता है, क्वेश्चन छोड़ दीजिए आप, ठीक है। बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, मुझे तो लग रहा है। चेक करना पड़ेगा, हो सकता है कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स हुई हो इसमें, कुछ वर्ड्स छूट गए हों। चलिए 54 नंबर पे आ जाते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आइए 54 पे। सोचना है क्या इतना ज्यादा? आइए, पूरा टाइम दे दिया मैंने आपको पता है ना, दो चीजें होती हैं, या तो रिसिप्ट होता है या फिर एक्सपेंडिचर होता है, मैं लिख देता हूं, या फिर एक्सपेंडिचर होता है, यही दो चीज होती है। बोल रहा है कि द एस्टिमेटेड इनकम रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट इफ ऑफ 1920 इज 25, रिसिप्ट कितना है? 25, 25,000, ठीक है, 25,000 करोड़ है, करोड़ कर लीजिएगा, ठीक है। एंड इट्स एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर कितना है? 275। सरकार ने खर्चा ज्यादा कर दिया है, सरकार ने खर्चा ज्यादा कर दिया, आप देख पा रहे होगे, सरकार ने क्या किया? खर्चा ज्यादा कर दिया है, रिसिप्ट कम है, यानी इनकम कम है, खर्चा ज्यादा कर दिया है, तो क्या होगा? सरकार डेफिसिट में जाएगी या बैलेंस हो जाएगा? देखिए, सरकार ने खर्चा, एक्सपेंडिचर ज्यादा, आप ऐसा सोचो ना, आप गए हो, आपने 100 रुपए के मोमोज खा लिए, ठीक है, 100 रुपए के मोमोज खा लिए, आपके जेब में सिर्फ 80 रुपए हैं, मम्मी ने 80 रुपए ही दिए, तो आप क्या हो गए? 20 रुपए की उधारी में आ गया ना, तो इसी को डेफिसिट बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। बहुत प्यार से, अच्छा क्वेश्चन है, सीधा सुधरा हुआ क्वेश्चन है, आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आ गया 55 नंबर क्वेश्चन और ये रहा आपके पास टाइमर।
शाबाश। देखिए, क्योंकि आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो, समझ में आना चाहिए, डिसइन्वेस्टमेंट और एफडीआई दो अलग चीज, ठीक है। एफडीआई में अभी मैं नहीं जाऊंगा, जब बीओपी पढ़ाऊंगा तो एफडीआई समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट मैंने अभी आपको बताया, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे है, ठीक है, इंडियन रेलवे है। इसमें सरकार क्या करना चाहती है, इसमें डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहती है, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहती है, यानी अभी सरकार के पास 100% शेयर है, सरकार कुछ शेयर बेचना चाहती है। सरकार पूरी कंपनी नहीं बेच रही है, पूरा इंडियन रेलवे नहीं बेच रही है, सरकार ना ही कोई एसेट्स पर्टिकुलर पूरा कोई एसेट्स उठा के दे दिया है, ठीक है। सरकार कोई बिल्डिंग नहीं बेच रही है, सरकार सिर्फ उसमें हिस्सा दे रही है। सरकार क्या कर रही है, सिर्फ उसमें हिस्सा दे रही है। 100% स्टेक है, उसने बोला 30% स्टेक ले लो, यानी सरकार के पास 70 रहेगा और प्राइवेट फर्म के पास 30% रहेगा। यानी क्या कर रही है सरकार, जो ये कर रही है ना, जिसमें शेयर्स में बंटवारा कर रही है, इसी को बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसी को बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। एफडीआई अलाउ करना डिफरेंट चीज हो जाता है, ठीक है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, डिसइन्वेस्टमेंट होना, बेच देना। सरकार जैसे अभी आपको पता होगा, अच्छा अभी आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूं, सरकार ने क्या किया, एयर इंडिया को, एयर इंडिया का सुना होगा आपने, एयर इंडिया को क्या किया सरकार ने, सेल कर दिया है। शेयर्स नहीं बांटे, उसमें डिसइन्वेस्टमेंट नहीं किया, उसको सेल कर दिया, उसको टाटा ने परचेज कर लिया कंप्लीटली। 100% स्टेक के साथ टाटा ने उसको परचेज कर लिया। बट रेलवे में क्या करना चाहती है सरकार, डिसइन्वेस्टमेंट, यानी कुछ शेयर बेचना चाहती है। तो आपसे पूछा गया है, डिसइन्वेस्टमेंट इज द गवर्नमेंट रेफर टू, डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, फिक्स कैपिटल को सेल करना, फिक्स कैपिटल एसेट्स को, क्या एसेट्स को बेच देती है। देखो एसेट्स तो बेचती है, बट यहां पे बात किया गया एसेट्स बेच देना, पूरा नहीं बेचती है वो, शेयर्स में हिस्सा देती है, ठीक है, शेयर्स बेचती है, क्या शेयर्स बेचती है, पूरा फिक्स नहीं बेचती, इसी के लिए ये नहीं बनेगा। बी नंबर, सेलिंग ऑफ शेयर्स फॉर पीएसयू, बिल्कुल बी नंबर आपका ऑप्शन सही बन जाएगा। क्या कर रही है, शेयर्स बेच रही है, ठीक है। कंसेप्ट समझा रहा हूं, आपको समझ में आया होगा क्यों होगा बी नंबर। सेलिंग ऑफ प्लांट ऑफ गवर्नमेंट, नहीं नहीं, उसको कंप्लीटली सेल नहीं कर रही है गवर्नमेंट। सेलिंग ऑफ बिल्डिंग शेयर्स ऑफ गवर्नमेंट, अच्छा यहाँ पे शेयर्स ऑफ गवर्नमेंट होता तो फिर भी बात बन जाती, लेकिन सेलिंग ऑफ बिल्डिंग है, ये बिल्कुल बात नहीं बनने देगा, यानी आपको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, लगाइए और आगे बढ़िए, ठीक है। चलिए, ये आ जाता है आपके पास 56 नंबर क्वेश्चन, और ये आ जाता है आपके पास टाइमर। चलिए चलिए चलिए, हो गया। लोन टू स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट को लोन देती है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को लोन देती है। अब ये पूछा गया है, जो लोन टू द स्टेट गवर्नमेंट आर अ पार्ट ऑफ, ये किसका पार्ट है। तो बहुत प्यार से मैंने आपको उस टाइम भी सिखाया था, लोन जो होते हैं जिसमें आपकी लायबिलिटी क्रिएट होती है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोन दिया है, तो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को वापस भी करता है। वैसा पैसा जो आपको वापस भी करना पड़े, उसको क्या बोलते हैं, वो किसका पार्ट हो जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए क्या पार्ट हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कैसा हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। उन्होंने ऐसा खर्चा किया है जिस जो उनको वापस मिलेगा, ठीक है, जो उनको वापस मिलेगा, इसी के लिए हो जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। चलिए, इसमें डिटेल में नहीं जा सकता हूं क्योंकि समझा चुका हूं, ठीक है। आ जाते हैं 57 नंबर क्वेश्चन पे, ये रहा आपका टाइमर। ओके, देखिए, रेवेन्यू, अरे क्या आ गया, क्या कर रहा है, आइडेंटिफाइंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फ्रॉम द गिवन बिलो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर याद है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जिसको एक्सपेंडिचर मतलब सरकार खर्च कर रहा है, सरकार खर्च कर रहा है, बट खर्च करने से ना ही आपकी एसेट्स इंक्रीज होती है, ना ही आपकी लायबिलिटी डिक्रीज होती है।
सरकार ऐसी जगह खर्च कर रहा है, सरकार ऐसी जगह पैसा लगा रहा है जहां से ना ही उसको एसेट्स मिल रहा है, ना ही उसका कोई पुराना उधार कम हो रहा है, दोनों में से कोई चीज नहीं हो रही है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा ये वर्ड। ठीक है, क्या क्या है, परचेज ऑफ शेयर, अगर हम परचेज करेंगे तो हमारा एसेट्स इंक्रीज हो जाएगा ना, ये दोनों नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें तो एसेट्स इंक्रीज कर जाएंगे, तो ये तो हो नहीं सकता है। लोन लोन एंड एडवांसमेंट, लोन देंगे किसी को भी, अगर हम लोन देंगे तो क्या होगा, वो मुझे रिपे तो करेगा ना। अगर हम लोन देंगे तो क्या होगा, हमारा वो उसकी लायबिलिटी इंक्रीज होगी, हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। ठीक है, चलो ये भी नहीं हो सकता है। सब्सिडीज गिवन टू द पब्लिक, ओके, सब्सिडी, अगर हम सब्सिडी देते हैं, सरकार अगर आपको सब्सिडी देती है, यानी आप मान लो एक न्यूज़पेपर बनता है 20 रुपए का, ठीक है, आपको मिलता है 5 रुपए में, तो सरकार क्या करती है, 15 रुपए सरकार पे कर रही है, मान लेते हैं ऐसा, वैसे सच में न्यूज़पेपर में सब्सिडी है, बट हाँ इतना ज्यादा नहीं है। ठीक है, एक पेपर में 15 रुपए सरकार पे ऑफ कर रहा है, तो क्या सरकार का कोई एसेट्स क्रिएट हो रहा है क्या, हो रहा है क्या, नहीं हो रहा ना, बस वो आपको फैसिलिटी देना चाहता है कि लोग पढ़ें न्यूज़पेपर को, लोग अवेयर बने। ठीक है, इसी के लिए वो आपको दे रहा है, तो सरकार का ना एसेट्स क्रिएट हो रहा है। अच्छा, ये 15-15 रुपए करके जो पे कर रहा है सरकार, क्या इसकी लायबिलिटी वर्ल्ड बैंक बोलेगा कि अच्छा आपने सब्सिडी बांट दिया, चलो हम आपका लोन माफ कर देते हैं? ऐसा तो नहीं होगा। ना ही एसेट्स इंक्रीज करेगी, ना ही लायबिलिटी डिक्रीज करेगी, तो इसी को बोलते हैं क्या हम, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ना ही एसेट्स इंक्रीज किया, ना ही लायबिलिटी डिक्रीज किया। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके पास 58 नंबर क्वेश्चन, और ये रहा आपके पास टाइमर। चलिए। आह, क्या क्वेश्चन है ये। चलिए, जिन्होंने मुझसे मनी एंड बैंकिंग पढ़ा है ना, उनको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, मार्जिनल रिक्वायरमेंट, ये सब चीजें हैं क्या, टैक्सेस, सब्सिडी। ध्यान से ना सिर्फ देखिए, टैक्सेस, या पूछा क्या गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल ऑफ फिजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। फिजिकल इंस्ट्रूमेंट, फिजिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब समझ लीजिए बजट से रिलेटेड चीजें, बजट से सिर्फ रिलेटेड चीजें, कुछ भी हो सकता है, रिसिप्ट, पेमेंट, कुछ भी हो सकता है, आपको सिर्फ बताना है कौन सा ऐसा चीज है जो बजट से रिलेटेड ही नहीं है, यानी गवर्नमेंट गवर्नमेंट से ही रिलेटेड नहीं है। ठीक है, टैक्सेस तो सरकार से रिलेटेड है ना, तो ये तो बन ही नहीं सकता है ना। ठीक है, सब्सिडी सरकार ही देती है, तो ये भी तो बन ही नहीं सकता, ये भी कहीं ना कहीं बजट का हिस्सा है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से ही जुड़ा हुआ है। अच्छा, डेफिसिट फिनांसिंग, डेफिसिट फिनांसिंग, ठीक है, डेफिसिट फिनांसिंग क्या होता है, समझना है एक बात को, इसको ना सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा गया। ठीक है, डेफिसिट फिनांसिंग जैसा ऐसा कोई वर्ड होता नहीं है बेसिकली, लेकिन हाँ इसका कंसेप्ट बन सकता है। डेफिसिट फिनांसिंग मतलब होता है कि जब डेफिसिट में चली जाती है सरकार, जैसे 20 रुपए की उधार में चली जाती है, बार बार मैंने आपको दिखाया है। ठीक है, तो उसके लिए फिनांसिंग करना, तो ये भी कहीं ना कहीं बजट का हिस्सा तो है, बजट का हिस्सा तो है। मार्जिनल रिक्वायरमेंट, ये होता क्या है मार्जिनल रिक्वायरमेंट, ध्यान है, ये मनी एंड बैंकिंग में, मनी एंड बैंकिंग में आपको पढ़ाया था। मार्जिनल रिक्वायरमेंट मतलब क्या होता है, जैसे 1 करोड़ की, 1 करोड़ का आपको लोन चाहिए, आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी लेकर कागज लेके जाओगे, तो बैंक कभी 1 करोड़ का लोन नहीं देगी आपको। बैंक बोलेगी क्या, आपको हम देंगे 70 lakhs का लोन। देखना, पापा से पूछना, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी का कभी भी 1 करोड़ पूरा वैल्यू नहीं देते हैं लोन पे। तो ये जो मार्जिन होता है ना, ये मार्जिन जो 30 लाख का मार्जिन है, इसी को बोलते हैं मार्जिनल रिक्वायरमेंट। ये मनी एंड बैंकिंग का हिस्सा है, इसलिए गवर्नमेंट बजट से क्या रिलेटेड है, ये तो क्या है, ये तो टूल्स है ना, क्वालिटेटिव टूल्स था, आरबीआई का क्वालिटेटिव टूल्स था ना ये। तो ये मार्जिनल रिक्वायरमेंट यहाँ पे हमारा आंसर बन जाएगा, जो कि गवर्नमेंट से बिल्कुल भी रिश्ता नाता नहीं रखता है। चलिए चलते हैं 59 नंबर क्वेश्चन पे। ये रहा 59 नंबर क्वेश्चन, और ये रहा आपके पास टाइम। बिल्कुल करंट क्वेश्चन है ये। चलिए करें क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा सर। ड्यूरिंग द सेकेंड आउटब्रेक, अभी जो सेकेंड आउटब्रेक हुआ, आउटब्रेक मतलब होता है फैलाव, ठीक है,
ऑफ कोविड 19 का जो सेकंड आउटब्रेक हुआ इन द कंट्री, हमारी कंट्री में, इंडिया रिसीव्ड मेडिकल इक्विपमेंट्स। आपको याद होगा अमेरिका ने, फिर से बात करते हैं अमेरिका के बाद हमारे पास रशिया ने भी हमें बहुत सारे इक्विपमेंट भेजा था, जापान ने भी हमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट भेजे थे, मेडिकल इक्विपमेंट फ्रॉम द मेनी कंट्री। जब इंडिया में सेकंड आउटब्रेक हुआ तो बहुत सारी कंट्रीज ने हमें भेजा, मेडिकल इक्विपमेंट भेजा। तो पूछा ये किस चीज का एग्जाम्पल है, ये किस चीज का एग्जाम्पल है, बजट में कहाँ दिखाएंगे इसको, या फिर बजट, अगर हम बजट के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है। देखिए अभी जैसे यूएसए ने दिया, ठीक है, जैसे कि जापान ने दिया, इन सब ने हमें दिया मेडिया, जैसे मानते हैं इन्होंने हमें दिया था मास्क दिया था, पीएसयू किट दिया था और मेडिसिन दिए थे। तो क्या इनको वापस पे ऑफ करेगा क्या इंडिया? ऐसा तो नहीं है कि इंडिया में आउटब्रेक ठीक हो गया तो अब वो बोलेंगे सुनो मैंने आपको 10 करोड़ का ये भेज दिया था, 10 करोड़ का मैंने आपको मास्क भेज दिया था, 10 करोड़ उसके दे दो, इसके दे दो, सबका हिसाब लगा के तो नहीं बैठे होंगे। तो ये कौन सा पैसा है जो कि उन्होंने पे ऑफ तो किया, लेकिन हमें उन्होंने हमें दिया तो सही, बट हमें उनको वापस नहीं देना है, इसके लिए हमें कुछ पे नहीं करना है उनको। उन्होंने हमको हेल्प किया और हेल्प के बदले में हम उनको कुछ दे नहीं रहे हैं। ऐसा कहाँ होता है? रेवेन्यू रिसिप्ट होता है जहां पे आप पैसे लेते तो हो लेकिन उसके बदले में डायरेक्टली उनको कुछ देते नहीं हो सकता है जब यूएसए और जापान को जरूरत होगा तो इंडिया भी हेल्प करेगा, तो उसके बदले में ऐसा नहीं कि इंडिया हिसाब लगा के रखेगा, मैंने 10 करोड़ का मास्क दिया था, इतने का पीएसयू किट दिया था और ये दिया था वो दिया था, तो अब भैया इतने के पैसे हो गए वापस करो हमें, अब तो अब ठीक हो गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, वो हेल्प किए हैं तो वो वापस नहीं पे ऑफ करना है हमने। अगर वापस पे ऑफ करना होता, जैसे अगर बोलते हैं जापान ने हमें 10 करोड़ रुपए दिया होता एज अ लोन, तो हमें इसको वापस करना पड़ता ना, फिर वो कैपिटल रिसिप्ट बन जाता। बट ये मास्क और ये जो मेडिकल इक्विपमेंट्स आए, ये हमें पे ऑफ नहीं करना है, इसी के लिए रेवेन्यू रिसिप्ट बन गया। ठीक है, होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। चलो माफ कीजिएगा, कीजिए। चलिए बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, पूरा टाइम दिया मैंने आपको, कंप्लेन से बाहर आ गया जब आप बोलते हो टाइम नहीं देते हो। एज एन एग्रीमेंट विथ डब्ल्यू एच ओ के साथ एग्रीमेंट में इंडिया डिस्ट्रीब्यूट प्री कोविड 19 वैक्सीन टू थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, मेनी कंट्रीज, थर्ड वर्ल्ड क्या है, मेनी कंट्रीज विच इज अ फॉलोइंग टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर। सर इंडिया ने क्या किया है आपको पता होगा, मैं बेसिकली आपको समझाता हूँ। इंडिया ने बहुत सारी कंट्रीज को क्या किया है, वैक्सीन बांटा है। ठीक है, इंडिया ने, आपको पता होगा बहुत अच्छे से कि बहुत सारी कंट्रीज में डाले हैं। ठीक है, वियतनाम में गया है इंडिया के वैक्सीन्स, आप अगर देखोगे तो स्टार्टिंग में जापान में भी लगा था। ठीक है, क्रिश गेल साहब ने भी हमें इंडिया को शुक्रिया किया था क्योंकि उनके कंट्री में भी इंडिया ने खूब सारी सप्लाई की थी। तो इंडिया ने ये सब जगह क्या किया है, यहाँ पे वैक्सीन भेजा है। ठीक है, तो क्या ये जो सर इंडिया ने भेजा है, तो मैंने अभी बताया था ना, इंडिया हिसाब लगा के तो नहीं बैठा किस कंट्री को कितना भेजा है, चलो वैसे पैसे वापस करो। इंडिया ने हेल्प किया है, इंडिया ने हेल्प किया है, ताकि जब इंडिया को हेल्प की जरूरत पड़े तो ये लोग भी इनको पलट के हेल्प करें। ठीक है, करेंगे नहीं करेंगे ऐसे कोई मैंडेटरी नहीं होती है, लेकिन हाँ फिर भी करे, ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये जो एक्सपेंडिचर किया है जिसके बदले में कुछ नहीं मिलना है हमने, इसको क्या बोलते हैं? जैसे अभी देखा था रेवेन्यू रिसिप्ट था, वैसे ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। यानी आपने किसी को पे किया, वो आपको बदले में पे नहीं ऑफ करेगा, पे ऑफ नहीं करेगा, तो वो क्या हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा 61 नंबर क्वेश्चन, कीजिए। टाइम देने की जरूरत है क्या? आसान सा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, 5 सेकंड में उड़ाना है आपको ये क्वेश्चंस। अच्छा, आप सोच रहे हो सर 5 सेकंड 5 सेकंड बोलते हो आपके लिए आसान होगा, मेरे लिए नहीं है। बेटा है, प्रैक्टिस करो, बिल्कुल है, मेरे लिए है तो आपके लिए भी है।
ऐसा नहीं है कि आप में बुद्धि की कमी है, किस चीज़ की, आप काफ़ी हो, कर सकते हो। जो क्वेश्चन हो सकते हैं आपसे, मैं उसी को बोलता हूँ। सारे नहीं बोलता ना मैं, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो आपसे नहीं होंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, बट 20 टू 30 सेकंड में आप सारे क्वेश्चन तोड़ सकते हो। बस आपको राइट स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए, ठीक है? Which of the following is or are type of capital receipt? Capital receipt, capital receipt पता है ना क्या होता है? डिसइन्वेस्टमेंट, हाँ सर, 3-4 बार आप रिपीट कर चुके हो। रिकवरी ऑफ लोन, अभी 5-6 क्वेश्चन पहले शायद आया था। बिल्कुल। बोरोइंग, अरे सर बिल्कुल, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं, इसमें या तो एसेट्स रिड्यूस होते हैं, ठीक है, एसेट्स रिसिप्ट है ना, सॉरी, एसेट्स इंक्रीज करते हैं या फिर लायबिलिटी डिक्रीज करता है, यानी एसेट्स और लायबिलिटी में इफेक्ट आता है। इसको डिटेल में समझ लीजिएगा, ऐसे मैं एरो बनाऊंगा आप नहीं समझोगे। जिनको पता है उनको तो ये एरो की भी जरूरत नहीं है, ठीक है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये आपका करेक्ट है। डी नंबर पे लगाइए और आगे बढ़िए। 1 सेकंड का टाइम दे दीजिएगा बस मुझे, मैं चेक कर लेता हूँ वीडियो क्लियर है कि नहीं। आपको बिल्कुल क्लियर है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 62 नंबर क्वेश्चन, और ये रहा आपके पास टाइमर। चलिए। हाँ हाँ हाँ, दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा आपको इसमें। चलिए, अच्छा इसमें ना बहुत लोग फंसेंगे, बहुत, मुझे लगता है सभी फंस गए होंगे, किसी से नहीं हुआ होगा। इन अ सिचुएशन ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है? ज्यादा ही महंगाई आ गई है देश में। जैसे आप देखोगे तो पेट्रोल में जैसे अभी है, बहुत ज्यादा ही महंगाई आई, 150-150 रुपए पेट्रोल बिकने लगा है कई स्टेट में, मुंबई में 150 रुपए हो गया। यार मतलब हद ही महंगाई हो रही है, ठीक है? हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं जब डबल डिजिट इन्फ्लेशन आ जाता है, महंगाई आ जाता है, ठीक है? अब देखो क्या है ना, जब महंगाई आ जाता है, ठीक है, जब महंगाई हो जाती है, ठीक है, तो सरकार क्या करती है? सरकार का मतलब क्या होता है? जब महंगाई आई है यानी लोगों के पास बहुत पैसा है, लोग एक्सेस डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है? महंगाई कब आती है? महंगाई कब आएगी? आप सोचो, एक पार्ले जी का बिस्किट है, उसको लेने वाले 5 हैं और सभी के पास 5-5 रुपए हैं। 5 रुपए इसका रेट है और सभी के पास 5-5 रुपए है। तो क्या होगा? वो 5 को तो दे नहीं सकता है, किसी एक को ही दे सकता है, क्योंकि एक ही पार्ले जी है। तो बोलेगा अब मैं 5 का नहीं बेचूंगा, क्योंकि 5 लोग हैं लेने वाले। मान लो 1, 2, 3, 4 और 5, ये पांचों 5-5 रुपए लेके रेडी हैं लेने के लिए। बट उसके पास तो पार्ले जी एक ही है ना। वो बोलेगा अब मैं 5 का नहीं बेचूंगा, अब मैं 7 का बेचूंगा। तो उसमें से ये लोग बोलेंगे नहीं यार, मेरे पास तो 5 ही था, ये चलेगा ये चलेगा। अभी भी 3 लोग बचे हैं, तो बोलेगा नहीं 7 का भी नहीं बेचूंगा, एक काम करो मैं ना 9 का बेचूंगा। तो आराम से फिर से 2 लोग चले गए, एक लोग ले लिया। तो आप देख रहे हो, 5 रुपए की पार्ले जी 9 रुपए की बिक गई। यानी महंगाई इसी तरह से आती है, ठीक है? जब लोगों के पास ज्यादा पैसा होता है तो महंगाई आती है। अब देखिए, तो हमें करना क्या पड़ेगा? गवर्नमेंट इसको ठीक करने के लिए कर क्या सकती है? गवर्नमेंट क्या कर सकती है? क्या करेगी? गवर्नमेंट क्या करेगी? देश से पैसा निकालना शुरू करेगी, यानी हाइपर इन्फ्लेशन के सिचुएशन में। अरे क्या है ये? देखिए, गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट के पास क्या होता है? एक्सपेंडिचर होता है और रिसिप्ट होता है, ठीक है? गवर्नमेंट क्या करेगी? ज्यादा से ज्यादा रिसिप्ट निकालने की कोशिश करेगी, ज्यादा से ज्यादा पैसा इकोनॉमी से निकालने की कोशिश करेगी, खर्च नहीं करेगी, क्योंकि लोगों के पास ऑलरेडी बहुत पैसे हैं। तभी तो वो इन्फ्लेशन आया हुआ है ना, तभी तो महंगाई आया हुआ है। लोग एक्सेस डिमांड इसीलिए करते हैं क्योंकि उनके पास पैसे हैं। तो सरकार क्या करेगा? रिसिप्ट ज्यादा कर लेगा, रिसिप्ट 150 कर लेगा, खर्चा सिर्फ 100 ही करेगा। तो सरकार ने 50 रुपए होल्ड कर लिए, तो इन्फ्लेशन थोड़ा कम हो जाएगा। सरकार ने क्या किया? एक्सपेंडिचर सिर्फ 100 किया और रिसिप्ट टैक्स वैक्स बढ़ा दिया। लोग कंट्री में क्या करते थे? बहुत डिमांड कर रहे थे, बहुत ज्यादा डिमांड क्रिएट करने से इन्फ्लेशन आ गया, महंगाई आ गया। लोग प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी खरीदे जा रहे हैं, बहुत सारी महंगी चीजें खरीदे जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा? इन्फ्लेशन आ जाएगा, क्योंकि रिसोर्स तो लिमिटेड है ना। आप पे करोगे तब भी लिमिटेड लोगों को ही मिल सकते हैं चीजें। तो इसके लिए क्या करेगा? उसको और महंगा करना पड़ेगा, और महंगा करना पड़ेगा, क्योंकि सभी लोग हैं रेडी लेने के लिए। तो क्या करना पड़ेगा? सरकार क्या करेगा? सरकार टैक्स मान लिया और इंक्रीज कर दिया। तो अभी जो लोग के पास 100 रुपए था, सरकार ने पहले 10 रुपए टैक्स ले रहा था, तो उसके पास 90 रुपए बच रहा था। जैसे आपके जेब में 100 रुपए थे, सरकार ने बोला 10 रुपए टैक्स के रूप में भरो, आपके जेब में 90 रुपए हो गया। इससे भी आप बहुत डिमांड जनरेट कर रहे हो, तो सरकार ने बोला एक काम करो, 100 रुपए इनकम है ना, इस बार आप 20 रुपए भरो। तो अब आपके पास 80 हो गया। यानी सरकार क्या कर रहा है? टैक्स रिसिप्ट आपसे ज्यादा पैसे ले ले रहा है। सरकार ने रिसिप्ट ज्यादा कर दिया, एक्सपेंडिचर कम कर दिया है।
तो इस सिचुएशन में इन्फ्लेशन क्या होगा, थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि पैसे आपके जेब से निकल के सरकार के पास चले गए। क्या आपको ये पूरा फंडा समझ में आ रहा है? कंसेप्ट बहुत तगड़े कंसेप्ट के साथ ये क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो मेरे हिसाब से बच्चे तो हिलेंगे हिलेंगे, टीचर भी हिल जाएंगे। ठीक है, तो क्या है, ये है। तो इसमें क्या हो रहा है, जब रिसिप्ट ज्यादा होता है, एक्सपेंडिचर कम होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सरप्लस। सरप्लस बजट। कहाँ है हमारा सरप्लस बजट? डी नंबर, डी नंबर पे लगाइए, आगे बढ़िए। होपफुली आपको ये समझ में आ रहा हो क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। अगर नहीं आ रहा ना, वापस रिवाइंड करके एक बार देख लो, समझ में आ जाएगा आपको। चलिए, इंटरेस्ट पेमेंट, मुझे लगता है आपके लिए भी क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। अच्छा, अभी इससे पहले जो मैंने ये आपको समझाया ना, ये वाला, अगर किसी को नहीं समझ में आया है, किसी को अगर प्रॉब्लम है इस चीज में, देखो जिनका कंसेप्ट क्लियर नहीं उनको थोड़ी प्रॉब्लम तो होगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि सर वो 462 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन के साथ हैशटैग 62, ये समझ में नहीं आया, तो ये जो मैं समझा रहा हूँ ना, इसको अलग से एक वीडियो में बना के मैं पूरा समझा दूंगा कैसे एग्जैक्टली वर्क करता है। ठीक है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी कंसेप्ट क्लियर, तो आपको समझ में आ रहा होगा सरकार क्या कर रही है, देश से पैसे निकालने का काम कर रही है। देश से पैसे निकालेगी तो सरकार को क्या करना पड़ेगा, रिसिप्ट बढ़ाना पड़ेगा अपना, एक्सपेंडिचर कम करेगी। ठीक है, चलिए, ये था हमारा 63 नंबर क्वेश्चन, टाइमर दे चुका हूं मैं। डेफिसिट इंक्लूड इंटरेस्ट पेमेंट। कौन सा ऐसा डेफिसिट होता है, कौन सा ऐसा डेफिसिट होता है जहां इंटरेस्ट पेमेंट होता है? इंटरेस्ट पेमेंट, ध्यान दीजिए, इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट, आपने किसी से 100 रुपए उधार लिए हैं, ठीक है, आप उसको इंटरेस्ट देते हो, 10 10 10 रुपए करके इंटरेस्ट दिए जा रहे हो, तो क्या आपके इंटरेस्ट देने से इस 100 का कोई कम हो रहा है क्या? जैसे आपने 100 रुपए उधार लिए थे, आप 100 रुपए में से कुछ नहीं दे रहे हो, आप सिर्फ इंटरेस्ट का इंटरेस्ट भर रहे हो, तो इंटरेस्ट भरो ना, जिंदगी भर इंटरेस्ट भरो, 100 का तो 100 ही रहेगा ना, ये तो हिलेगा नहीं। यानी इंटरेस्ट पेमेंट करने से असल लोन में कोई कमी हो रहा है क्या? कोई कमी नहीं हो रहा है, बस आपका टाइम एक्सटेंड हो रहा है। ठीक है, जैसे मैंने बैंक से लोन ले लिया, ठीक है, मैं उसका प्रिंसिपल अमाउंट कभी पे ही नहीं कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ इंटरेस्ट इंटरेस्ट पे किए जा रहा हूं। तो मैं इंटरेस्ट पे करने से मेरा ऐसा तो नहीं है कि प्रिंसिपल अमाउंट कम हो जाएगा। मैंने 10 लाख का लोन लिया था, वो 10 लाख ही रहेगा अगर मैं सिर्फ इंटरेस्ट भरते रहूंगा तो, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट के साथ प्रिंसिपल भी तो चुकाना पड़ता है ना। तो इंटरेस्ट पेमेंट क्या होता है, वैसा पेमेंट होता है, इसको ध्यान से ना नोट कर लीजिएगा कहीं इंपॉर्टेंट लिख के, ऐसे इंपॉर्टेंट लिख के इसको नोट कर लेना आप, कि इंटरेस्ट पेमेंट जो होता है ना, ये हालांकि आपने लोन लिया है तभी आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, लेकिन इंटरेस्ट पेमेंट पे ना आपका ना ही एसेट्स इंक्रीज होता है, पेमेंट कर रहे हो तो एसेट्स इंक्रीज भी नहीं होता है, ना ही कोई लायबिलिटी डिक्रीज होती है आपके। इसको ऐसा नहीं है कि आप इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हो तो आपका मूलधन में से कुछ कमी हो जाएगा, प्रिंसिपल में कुछ कमी आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इसी के लिए इसको रेवेन्यू का हिस्सा बोलते हैं। ठीक है, हालांकि इसको भी मैं समझा चुका हूं चैप्टर में, लेकिन फिर भी अभी भी देख लो आप, ऐसे करके ये है। ठीक है, तो इंटरेस्ट पेमेंट क्या है? अगर बोरोइंग बोलता तो वो क्या हो जाता, कैपिटल हो जाता, बोरोइंग बोलता तो कैपिटल हो जाता, लेकिन बोरोइंग नहीं बोला है, बोरोइंग पे इंटरेस्ट बोला है, तो इंटरेस्ट रेवेन्यू है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो प्रैक्टिस सेशन है, कितना ही समझा पाऊंगा मैं, फिर भी अगर आपने पढ़ा है तो समझ में आ रहा होगा। चलिए, 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 हो गया टाइम। अगेन फॉर्मूला बेस, रेवेन्यू डेफिसिट इज ऑलवेज इक्वल टू, रेवेन्यू डेफिसिट असल में किसी के इक्वल टू नहीं होता है। ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट ना, बोरोइंग ना, प्राइमरी डेफिसिट ना, नन ऑफ दिस, खत्म। रेवेन्यू डेफिसिट किसके होगा? रेवेन्यू डेफिसिट किसी की नहीं होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट के होगा। क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सॉरी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, ये किसी के इक्वल नहीं होता है, तो इन तीनों में से कोई नहीं होगा, डी नन ऑफ दीज लगाइए, आगे बढ़िए। ये आ गया आपके पास 65 नंबर क्वेश्चन, ये आ गया आपके पास टाइमर।
गुड। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। चलिए, क्या है प्राइमरी डेफिसिट? आपको याद होगा प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पेमेंट, यही होता है। प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। प्राइमरी डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट बजट, कब प्राइमरी डेफिसिट जीरो हो सकता है? अच्छा, जीरो कब हो सकता है? आप ना बिना क्वेश्चन को देखे ना पहले इसको समझो, ठीक है। प्राइमरी डेफिसिट जीरो कब हो सकता है? प्राइमरी डेफिसिट जीरो कब हो सकता है? अगर मैं बोलूं ये 10 हो जाए और ये भी 10 हो जाए तो जीरो हो सकता है। ये 100 हो जाए, ये भी 100 हो जाए तो जीरो हो सकता है। होगा ना, 100 में से 100 गया जीरो, 10 में से 10 गया जीरो, 10 में से 10 गया जीरो। अगर मैं बोलता हूं इसको 1000 हो जाए और ये भी 1000 हो जाए तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो आप सिंपली ये बात कह सकते हो क्या कि जब फिस्कल डेफिसिट और इंटरेस्ट पेमेंट दोनों इक्वल हो जाए, ये दोनों इक्वल हो जाएगा तो अपने आप प्राइमरी डेफिसिट जीरो हो जाएगा, ठीक है। यानी फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू इंटरेस्ट पेमेंट हो जाएगा तो आपका अपने आप क्या हो जाएगा? ये जीरो हो जाएगा। देखिए, रेवेन्यू डेफिसिट इज जीरो, नहीं। नेट, नहीं। फिस्कल डेफिसिट इज जीरो, अरे कहां, सिर्फ इसको जीरो करने से कुछ होगा क्या? कुछ भी नहीं होगा। फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू इंटरेस्ट पेमेंट, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू इंटरेस्ट पेमेंट, अगर ये इक्वल होगा तो क्या होगा? प्राइमरी डेफिसिट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। देखा ना आपने, 10-10 हो, 100-100 हो, 1000-1000 हो, 10 लाख हो, कुछ भी अमाउंट ले लीजिए, दोनों अगर सेम होगा तो प्राइमरी डेफिसिट जीरो ही आएगा। क्यों? क्योंकि प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू होता ही है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। तो होपफुली आपको ये बात समझ में आएगा। ऑप्शन नंबर डी लगाइए और आगे बढ़िए, ठीक है। चलिए, आ गया। हाँ, ठीक है। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, लगाइए। पूछना है क्या इतना टाइम? बिल्कुल नहीं। बजटरी डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, यही तो होता है। बजटरी डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, बिल्कुल यही होता है सर, 100% ट्रू। 100% श्योरिटी के साथ आपको ट्रू लगाना है, खत्म, ठीक है। बिल्कुल। 1 सेकंड का क्वेश्चन लगाइए, मतलब 5 सेकंड में सॉल्व कीजिए, 1 सेकंड तो नहीं, 5 सेकंड में सॉल्व कीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। चलिए, ये रहा 68 नंबर क्वेश्चन और ये रहा आपके पास टाइम। देखिए, क्या है, अगेन कंसेप्ट पे चलेंगे। प्राइमरी डेफिसिट इंक्लूड इंटरेस्ट पेमेंट ऑन प्रीवियस बोरोइंग। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट माइनस माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। यानी इस प्राइमरी डेफिसिट में ये इंटरेस्ट पेमेंट था ना, इंक्लूडेड था ना। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, ठीक है। गलती तो नहीं हुई हमसे। और वैसे भी आप लोग चैंप हो, कहीं पे कुछ अगर मिस रीड किया होगा मैंने तो आप देख लेना, ठीक है। क्योंकि मैं भी सुबह से कंटिन्यू पढ़ा ही रहा हूँ तो हो जाता है, इंसान कभी भी थक जाता है। लेकिन मुझे लगता है प्राइमरी डेफिसिट इंक्लूड द इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ द प्रीवियस बोरोइंग उसमें क्या होता है? इंक्लूडेड रहता है, हाँ होना चाहिए, सही है। चलिए, 69 नंबर क्वेश्चन।
चलिए, हो गया टाइम। ठीक है, कॉलम 1 से कॉलम 2 को मैच करना है। रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? ये तो रहा रेवेन्यू डेफिसिट, अभी किया था हमने। रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। ए का 1 है क्या ऑप्शन? ये ए नंबर। अरे ये तो बिल्कुल इजी था, बहुत इजी था। हो गया, बहुत प्यार से हो गया। टोटल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल बोरोइंग प्लस कैपिटल, नहीं, इन दोनों जैसा कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है। एक ही फॉर्मूला था और उसका नाम ही था रेवेन्यू डेफिसिट, बाकी कोई बन ही नहीं सकता है। ऐसा कोई टर्म है ही नहीं, इन्होंने इमेजिनरी टर्म बना रखे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आ गया हमारे पास 70 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे थोड़ा सा टाइमर अलग जगह है, मैनेज कीजिए। माफ कीजिएगा। अच्छा, आपको ऑप्शन नहीं दिख रहे होंगे ना? अच्छा, एक काम कीजिए, ऑप्शन नहीं दिख रहा है ना, इसको होमवर्क की तरह नोट कर लीजिए। वैसे इजी क्वेश्चन है, पहले मैं देख लेता हूँ। हाँ, इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा। इसको होमवर्क में नोट कर लीजिए, आपको बताना है ये। अब आप बोलोगे सर इसमें भी तो हमें नहीं दिखेगा, आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम चैनल से, नॉलेज नेशन। नॉलेज नॉलेज नेशन इस टेलीग्राम चैनल से। ठीक है, आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, यहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल है तो पीडीएफ इस पे मिल जाएगी। उसमें पूरा आपको कंप्लीट पेज मिलेगा, उसमें कुछ कटिंग फटिंग नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ नीचे स्क्रॉलिंग चल रहा है, इसकी वजह से आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, बट वहां आपको मिल जाएगा। और आप मुझे होमवर्क में करके इस वीडियो के कमेंट में बताओगे इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा आपको रीड करना पड़ेगा, बट क्वेश्चन डुएबल है। मैं बोलता हूँ 35 सेकंड लगा दीजिए, बट कर दीजिए, आसान है। ठीक है, चलिए, ये आ गया 71 नंबर क्वेश्चन और ये आ गया आपके पास टाइमर। ठीक है। हम्म। जल्दी, इजी क्वेश्चन है। गुड, चलिए पूरा टाइम दिया मैंने आपको सॉल्व करने के लिए। अब विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ मीटिंग डेफिसिट इन बजट, कौन सा ऐसा मेजर है टू ऑफ मीटिंग डेफिसिट इन बजट लेंडिंग टू एन इंक्रीज इन मनी। अच्छा, यहाँ ना हल्का हल्का गैप देख लेना आप, वैसे आपको पता चल ही रहा होगा। इंक्रीज इन मनी सप्लाई ऑफ द इकोनॉमी, कौन सा इसमें से क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे ना कुछ भी क्वेश्चन नहीं है। मेन क्वेश्चन यहाँ पे है एंड इंक्रीज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, कौन सा ऐसा है जिससे मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाना चाहिए। ठीक है, मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाना चाहिए। चलिए, डेफिसिट, अच्छा डेफिसिट भी डाल दिया, वैसे आप देख सकते हो, लेकिन असल क्वेश्चन यहीं पे है। बेसिकली मैं आपको क्वेश्चन को हिंदी में समझा देता हूँ, छोड़िए, इतना ज्यादा पजल आउट होना ही नहीं है। आपको बोला है कौन सा ऐसा मेजर है जो कि डेफिसिट यानी कि उधारी को मैनेज करने के लिए लगाया जाता है और जिससे मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाता है। यानी आपने देखा था सरकार के पास 100 रुपए, सरकार के पास, सरकार ने खर्चा कर दिया था 100 रुपए का, और रिसिप्ट कितने का हुआ था? सिर्फ और सिर्फ 80 का हुआ था। ये जो 20 रुपए हैं, इसको मैनेज करने के लिए सरकार क्या क्या स्टेप ले सकता है, इनमें से कौन सा स्टेप ले सकता है जो कि मनी सप्लाई इंक्रीज कर देगा कंट्री में। ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट, बिल्कुल सर, लोन बाहर से लेगा, बिल्कुल लोन लेगा। अगर आपने मैनेज किया है, कहीं आपने खर्चा तो कर ही दिया ना इकोनॉमी में, लोन। डेफिसिट फाइनेंसिंग अभी समझाया था, डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है? जो डेफिसिट है उसको मैनेज करने के लिए जो फाइनेंस सिस्टम अपनाया जाता है उसको डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं। यानी आपका डी नंबर आंसर बन जाएगा।
देखो, इतना तो मैं बोलूंगा, ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन तो है। ठीक है, आपको क्वेश्चन के वर्ड्स बहुत लेंदी करके डाले गए हैं, बट इतना कुछ टफ नहीं है। आपसे सिर्फ पूछा गया है, ये जो डेफिसिट हुआ है, इस डेफिसिट को मीट करने के लिए जो स्टेप्स लेगा, कौन सा है जो कि इंक्रीज कर देगा मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। ठीक है, लीड्स टू एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, मनी सप्लाई को बढ़ा देगा। तो ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी लगाइए, आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए 72 नंबर, थोड़ा पढ़ने वाला क्वेश्चन है, दिया जाए आपको। चलो इसको भी होमवर्क में करो, 3-4 क्वेश्चन तो कर ही सकते हो आप होमवर्क में। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन तो आप कर सकते हो। थोड़ा मैं थक गया हूँ, इसीलिए मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क में, थोड़ा चालाक हूँ मैं। अरे वाह, फिर से वैसे ही क्वेश्चन आ गया। चलो इसको भी करो होमवर्क में। अच्छा, ऐसा नहीं है कि होमवर्क दे रहा हूं तो करवाऊंगा नहीं, अगर बच्चों का गलत आंसर आएगा तो मैं करवाऊंगा वापस से, इसलिए टेंशन नहीं लेना है आपको कुछ भी। आप आंसर करो, आपको जो भी सही लगता है। मुझे लगा कि मैक्सिमम बच्चों का सही आ रहा है तो नहीं करवाऊंगा, अगर मैक्सिमम बच्चों का गलत आ रहा है तो फिर मैं वापस से सारे क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है, चलिए 74। अरे सारे ही क्वेश्चन वैसे हैं क्या? चलिए इसको कीजिए ही, छोड़िए, कीजिए। दिवाली का शोर आपको सुनाई दे रहा होगा, दिवाली शुरू है। चलिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको करेक्ट स्टेटमेंट चुनना है इनमें से। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको करेक्ट स्टेटमेंट चुनना है। कैसे है? बजटरी डेफिसिट इज इक्वल टू, कौन सा हो सकता है देखिए, बजटरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट, बजटरी डेफिसिट फिस्कल डेफिसिट के इक्वल? नहीं सर, बिल्कुल नहीं हो सकता। बजटरी डेफिसिट वाइडर कंसेप्ट है, फिस्कल डेफिसिट नैरो कंसेप्ट है। ठीक है, तो इक्वल तो कभी हो ही नहीं सकता ये दोनों। ठीक है, चलो, जीरो प्राइमरी डेफिसिट रिप्रेजेंट द फिस्कल डिसिप्लिन है, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं कि जीरो आ गया तो फिस्कल डेफिसिट, वैसे जीरो आ ही नहीं सकता है। ठीक है, जीरो आ ही नहीं सकता, वो तो क्वेश्चन जबरदस्ती हमारा एक आया था, उसमें जीरो करवाया था, बट रियल में ऐसा कोई जीरो आता नहीं है। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू द बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, बिल्कुल। फिस्कल डेफिसिट मतलब क्या होता है? इज इक्वल टू बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि सरकार को कितना बोरो करना है। रेवेन्यू डेफिसिट नीड्स टू बी इन्फ्लेशन, नीड नॉट टू बी इन्फ्लेशनरी, अरे बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मतलब क्या है, फिस्कल डेफिसिट ये दिखाता है कि सरकार को कितना और लोन लेने की जरूरत है। ठीक है, कितना और पैसा उधार लेना है, कितना पैसा मांगना है उनको। और ठीक है, सरकार को जैसे कैसे समझाओ, मान लो सरकार के पास सरकार ने खर्चा कर दिया है 100 रुपए का, अरे कितना बोलोगे सर, कितना सरकार से 100 रुपए खर्च करवाए जा रहे हो। इनकम किया था, रिसिप्ट किया था सिर्फ 80 का, 20 रुपए की उधारी में था, यानी मान लेते हैं उसमें से 20 में से 10 रुपए और उन्होंने किसी से मांग लिया, अपने दोस्त से मांग लिया। क्या, आप अपने आप को रखो, आपने 100 रुपए के मोमोज खाए, आपके जेब में 80 रुपए थे। ठीक है, अब आप देखे कि यार 20 रुपए कम है, आपको एक दोस्त जाता हुआ दिख गया, बोले अरे भाई रुक रुक रुक, उससे मांग के आपने बोला सुन कुछ पैसे दे दे, उसने बोला 10 रुपए हैं, 10 रुपए ले ले। अभी आपने 10 रुपए ले लिया, अब कितने उधारी में हो आप? अब कितने उधारी में हो? 10 के दुकान वाले से उधारी में हो, और 10 से इसकी भी तो उधारी में हो, दोस्त को भी तो चुकाओगे। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट, यानी कि और कितना बोरोइंग का रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट को, कितना और उधार मांगना है, बेसिकली इसको रिप्रेजेंट करता है फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, चलिए। ओहो, देखिए जो भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ यहाँ पे अभी, अगर आपको कुछ क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे हैं, लाजमी है आपको नहीं समझ में आएंगे, क्यों? क्योंकि बच्चे डिटेल में कंसेप्ट को नहीं सीखते हैं, बच्चे बस
थोड़ी सी बुक रीडिंग करेंगे और चल जाएंगे एमसीक्यू लगाने के लिए। प्लीज कंसेप्ट को सीखिए फिर लगाइए, ठीक है। चलिए, क्या है, इफ बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज आर रिड्यूस टू द बजटेड डेफिसिट, बोरोइंग और अदर लाइबिलिटीज को रिड्यूस कर दिया जा रहा है बजटेड डेफिसिट के, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा क्या, हमें सीधा सीधा मिल जाए, अरे पेन नहीं लिया मैंने। देखिए, ये भी चाहता है कि क्वेश्चन ना हो, बाकी सब लोग दिवाली एंजॉय कर रहे हैं, बाहर पटाखे जला रहे हैं, और मैं आपके साथ क्लासेस पढ़ा रहा हूँ। आप तो नहीं पढ़ोगे, आप बाद में करोगे क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन है, लेकिन मैं तो दिवाली के दिन कर रहा हूँ ना। चलिए, इफ बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज आर रिड्यूस टू द बजटेड डेफिसिट, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। बहुत ज्यादा मैं नहीं समझाऊंगा क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन ये ट्विस्टेड क्वेश्चन है, ये ट्विस्टेड क्वेश्चन है, ये नहीं आएंगे सीबीएसई में, मैं खुद बता रहा हूँ ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे। क्वेश्चन ऐसे ट्विस्टेड और टफ नहीं आने वाले हैं, पहली बार पेपर है, हम लोग का यही अंदाजा है, और मुझे लगता है 100%, मतलब 99.9% चांसेस है, 100 तो नहीं बोलूंगा वरना कल आप मेरे को चढ़ जाओगे सर आ गया ऐसा क्वेश्चन लेकिन फिर भी नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं उम्मीद है, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है, इतना ट्विस्टेड क्वेश्चन नहीं आएगा, इजी क्वेश्चन आएगा। एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, बट हाँ उसको भी आप कर सकते हो, अगर आप कंसेप्ट को ठीक से पढ़े हो तो कर सकते हो आप, ठीक है। चलो, आगे के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे दूं। चलो, एक न्यूमेरिकल देता हूँ आपको, टोटल जितना फिजिकल डेफिसिट, अरे एक्सपेंडिचर इज 2000 एंड रिसिप्ट इज दिस, फिजिकल डेफिसिट कितना होगा, चलिए खुद कीजिए आप। प्राइमरी डेफिसिट, ये भी 77 भी। इफ द गवर्नमेंट बजट एंड द रेवेन्यू रिसिप्ट आर 100 ऑन द कैपिटल, गवर्नमेंट बजट इफ द रेवेन्यू रिसिप्ट इज 100, कैपिटल रिसिप्ट ऑफ 50, and revenue deficit is 20। कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन है। अच्छा, इन सब क्वेश्चन को अगर मैं करवा भी दूं ना, तो आपको अगर फॉर्मूले नहीं आते हैं तो आपको दिक्कत तो होगी, तो बेहतर है आप एक बारी ना वीडियो को देखो, फॉर्मूले को समझ लो, अप्लाई करो। अप्लाई हो रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं हो रहे हैं ना तो आप मुझे बताओ कि सर नहीं हो रहे अप्लाई, या हम नहीं कर पा रहे हैं अप्लाई, तो बात बनती है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्टेड है, हो सकता है आप अप्लाई ना करो, और ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आने वाले हैं, ठीक है। या फिर आएंगे भी तो आपसे आसानी से हो जाएंगे, ऐसा कोई टिपिकल चीज नहीं है इसकी, ठीक है। 99, 80। चलिए, ये 5-6 क्वेश्चन आपको होमवर्क देते हैं, क्योंकि मैं भी थोड़ा दिवाली एंजॉय कर लूं, ठीक है। ये 80 तक क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है, ठीक है। 5-6 क्वेश्चन, आई थिंक 6 क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, ठीक है। 6 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के रूप में दिया है। आपको क्या करना है, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई देना है, अपना आंसर देना है। आप अपने कमेंट बॉक्स में, आप हमारे मतलब इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताओगे, और इस वीडियो को देखने से पहले आप गवर्नमेंट बजट को भी देख सकते हो, इसका 1 पार्ट भी आप देख सकते हो, वो ऑलरेडी आपको चैनल में प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मैंने एक प्लेलिस्ट भी तैयार किया है, #12th टर्म 1, 12th टर्म 1 2021 टू 2022 ऐसे करके एक प्लेलिस्ट तैयार किया मैंने। इसमें अभी टर्म 1 से रिलेटेड जितने वीडियो इंपॉर्टेंट है मैं सारे डाल रहा हूँ। तो अगर आप इधर उधर नहीं घूमना चाहते हो तो आप सीधा सीधा प्लेलिस्ट में जाओ, आपको हर एक चैप्टर से, हर एक कंसेप्ट से, जो जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उसके अलग से भी वीडियो मिल जाएंगे। और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप इंस्टा पे कनेक्ट हो, आप मुझे बता दो कि सर ये टॉपिक क्लियर कर दीजिए। मैंने पहले ही बताया है, मैं पढ़ाने के लिए आया हूं, तो अगर मुझे ऐसा लगेगा कि अगर ज्यादा बच्चों को किसी टॉपिक में दिक्कत हो रही है तो मैं आपको पर्सनली जूम क्लास पे भी पढ़ाऊंगा। पर्टिकुलर टॉपिक में हर टॉपिक नहीं पढ़ा सकता, अगर किसी का कुछ छूट जाता है तो माफी चाहता हूं उनसे, लेकिन ज्यादा बच्चों को अगर किसी टॉपिक में दिक्कत हो रही है तो मैं उन सारे क्वेश्चंस को या फिर किसी एमसीक्यूज को सबको लेकर के एक वाइंड क्लास में करवा दूंगा, जिसमें आप सब जितने बच्चे चाहो फ्री में ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एक दो क्लास उससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि हर बच्चों को क्लास देने लगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बट हाँ, कोशिश जरूर करेंगे कि मैक्सिमम जितना आपकी हेल्प कर सकते हैं करें, और आप भी अपने आप की हेल्प कीजिए। दिवाली मनाइए, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। अच्छे से सेफ रहिए और पेपर के लिए अच्छे से तैयारी कीजिए, दिवाली एंजॉय कीजिए, उसका फिर पेपर में लग जाइए, ठीक है। टेलीग्राम पे और इंस्टा पे कनेक्ट होना ना भूलें, बिल्कुल फ्री है, कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी दिवाली।